हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट पार्ट है ये वीडियो का। और इसके पहले हमने पिछला चैप्टर ख़त्म कर लिया था, उसके क्वेश्चंस कर लिए थे। तो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसको अलग अलग पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। इस वाले वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हम पढ़ेंगे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसमें भी स्पेशली फोकस आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, क्योंकि एक बार आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बेस बनाता है, तो आप किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन कर लोगे। आपको कोई भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट होगा, ऐसे रट के जो जाते हैं तो कितने रट लोगे, 100 200, आपको बहुत सारे इक्वेशन देखने को मिलेंगे। और अगर आप रट के अप्रोच रखोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के। पर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप बिना कुछ दिमाग लगाए एक किसी भी एलिमेंट को उठा के उसके 5-6 पॉइंट आप बता सकते हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। वो कैसा रिएक्शन दिखाएगा ये भी आप बता सकते हो। तो उस पे हम स्पेशली फोकस करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे इसमें। और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल के, और मेटलर्जी मतलब कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल का और किस फॉर्म में मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है? क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाता है तो आप बहुत ईज़िली कर लोगे ये चैप्टर। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे इस वीडियो में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। पर पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया पहले से होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से क्या करते हैं उसमें। मैं आपको अच्छे से इस बार समझाऊँगा, अगर आपको पहले से कोई आइडिया नहीं है तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कैसे क्या करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, और कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो किस हिसाब से अरेंज्ड है, क्या ऑर्डर है उनका। एक एटम है, एक एटम है, एटम है, आपको पता है एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम के अंदर क्या चीज़ होगा? एक न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अलावा बाहर होंगे इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती है, आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्ज होता है, 0 चार्ज है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेंटेन रहती है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मेंटेन रहता है एटम का, न्यूट्रल अगर एटम है तो, ठीक है? तो अब यहाँ पे बात ये है कि मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ, तो यहाँ पे मैंने बनाया न्यूक्लियस, ठीक है? जो कि जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे बनाऊँगा मैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो हम देखते हैं कि हम इसको ऐसे ऑर्बिट की तरह बनाते हैं, ठीक है? कैसे बनाते हैं? ऑर्बिट की तरह बनाते हैं। जैसे कि आपका सपोज़ ये सन था, जैसे सोलर सिस्टम का मॉडल कैसे बनाते हैं? सन को रखते हैं बीच में, और प्लैनेट्स होते हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इसका मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, रदरफोर्ड मॉडल की। तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। तो आपको ये अरेंजमेंट को एक अच्छे सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। पर मैं आपको पहले से बता दूँ कि ये जो मॉडल है, जो आपके माइंड में ये इमेज है कि एटम का ऐसा एक इमेज होता होगा कि बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ऐसे फिक्स्ड पाथ पे ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ये इमेज गलत है। ये इमेज क्यों गलत है? किस वजह से गलत है? कैसे इस इमेज को सही कर सकते हैं? ये सब आप पढ़ोगे 11th क्लास में, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रहे होगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में आप पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके के ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं। पर अभी के लेवल पे आपको बेसिक से समझने के लिए आपको इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब हम आते हैं सीधे बात पे, मुद्दे पे। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ऑर्बिट आपको दिख रहे हैं, इसको हम कहेंगे शेल, शेल, ठीक है? और शेल अपने पास कौन-कौन से होते हैं? शेल अपने पास कौन-कौन से होते हैं? शेल्स,
एन से रिप्रेजेंट करते हैं। शेल अपने पास होते हैं के, एल, एम, एन। इसके आगे बात आपकी अभी जाएगी नहीं, तो इतना आपके लिए अभी काफ़ी है, ठीक है। तो के को हम नंबर दे देते हैं 1, एन की बात कर रहा हूँ मैं, एल को 2, एम को 3, एन को 4। सिंपल है, इजी है, अभी तक कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं आई है। अब आपको मैंने पहले, सबसे पहले केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियो में बोला था कि आप तक आपको, अगर आपको कोई कहे पीरियोडिक टेबल में प्लेस करो तो आप प्लेस कर सको उसको, ठीक है। और वैसे भी मेटल्स और नॉन मेटल है, तो पीरियोडिक टेबल की इसमें बहुत बात की जाएगी, तो थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है जानना पीरियोडिक टेबल में कैसे चीज़ें अरेंज होती है। मैं एक बेसिक लेआउट बना रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का। ये एक बेसिक लेआउट है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं नीचे बनाना चाहूँ तो मैं ये भी बना सकता हूँ। ये एक बेसिक लेआउट है पीरियोडिक टेबल का। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमने पीरियोडिक टेबल को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा है, ठीक है। तो ये जो है ग्रीन, ये है एस ब्लॉक। ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा बड़ा बीच में, उसको कहते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक के बाद आपको दिखेंगे कुछ एलिमेंट्स अरेंज, वो होते हैं पी ब्लॉक में। और ये जो मैंने नीचे बनाया है अलग से, जो कट के रहता है हमेशा पीरियोडिक टेबल में, आप देखते होंगे, उसको कहते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल का चैप्टर नहीं है, अगेन मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर आपको बेसिक समझना है, केमिस्ट्री को आज बिल्कुल हम बेसिक से लेते हुए चल रहे हैं ताकि आपको आगे अच्छे से समझ में आए, तो आपको ये समझना जरूरी होगा। तो सबसे पहले जैसे मेटल कोई भी हम ले ले, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स आएंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो आपके मेटल रहेंगे, मेटल रहेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी आपके मेटल ही रहेंगे। मैं एक जनरल आइडिया बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ सकते हैं, अभी हम एक्सेप्शन पे नहीं जा रहे। और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ज़्यादातर आपके नॉन मेटल रहेंगे, नॉन मेटल रहेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंने के आपको बताया था उसको, और जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो सपोज़ कोई भी हमने एलिमेंट ले लिया, कोई भी रैंडम हम ले लेते हैं, 3-4 हम एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज़ मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया कार्बन, मैंने ले लिया सोडियम, और ले लिया मैंने कैल्शियम, ठीक है। हमने 4 एलिमेंट ले लिए, कोई भी मैंने रैंडम ले लिया है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? सबसे खास बात इन एलिमेंट्स की जो मैंने लिया है, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है, वो 20 से कम है। 20 से कम है क्योंकि उसी रेंज का मैंने लिया जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। तो अगर आपको याद है ये, तो आप बहुत ईज़िली ये कर पाओगे। कैसे? देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, सोडियम का 11 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। सबसे पहले तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, आपको एटॉमिक नंबर तो पता होना ही चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए 1 to 20, ठीक है। अब देखते हैं, 8 है, 8 है। अब इसमें होता ये है, 8, ठीक है। तो अब हम शेल्स के आगे और डिटेल पढ़ते हैं कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने आएँगे। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो मैंने के लिखा है, आगे 1 लिखा है, ये जो 1 आपको दिख रहा है उसका मतलब क्या है? ये पहला नंबर का ऑर्बिट है, ठीक है। ये जो एल लिख के मैंने 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये सेकंड ऑर्बिट है। ऐसे ही करके 3 आ जाएगा, ऐसे ही करके और बाहर जाते रहेंगे, नंबर बढ़ता रहेगा एन की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें जानना है कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं है हम कितने भी इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो रिपल्शन हो जाएगा, और बहुत कम भी नहीं रहेगा क्योंकि अगर कम रहा तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो न्यूक्लियस खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, कोलैप्स कर जाएगा एटम। तो एक फिक्स्ड अमाउंट ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तभी बैलेंस बना रहेगा, ना तो वो कोलैप्स होगा और ना वो रिपेल करेगा। तो फिक्स्ड नंबर कैसे पता करते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। क्या फॉर्मूला है? 2n², ठीक है। तो तो देखते हैं हम के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं। तो 2 इंटू के की एन वैल्यू क्या है? के एन की वैल्यू तो 1 है, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। ऐसे ही अगर हम करेंगे 2n², एल के लिए करते हैं, एल शेल में कितने आ सकते हैं? तो कितने हो जाएंगे? 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 8 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम करें, यहाँ पे आ जाएगा 18, और यहाँ पे आ जाएगा अगर
4 का स्क्वायर होता है 16 और दूनी 32। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 2, 8, 18, 32। याद नहीं रखना आपको, बेसिकली बस ये पता होना चाहिए। उसके बाद n की वैल्यू तो आप सीधे-सीधे डाल के निकाल सकते हो। तो ये यहाँ पे 2 आया। अब इस 2 का मतलब क्या है? K शेल को उठाते हैं। K शेल मतलब ये सबसे अंदर वाला n नंबर शेल। तो इसमें आप देख सकते हो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले नंबर के शेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये बात सच भी है कि पहले नंबर के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्यों? क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात सच है? अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, अगर हम वापस पीरियोडिक टेबल में आ जाए, ठीक है? तो पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा है तो ये भी आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहला जो रो होता है, सबसे पहला रो मतलब मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ हॉरिज़ॉन्टली, ठीक है? सबसे पहला रो उसमें बस 2 एलिमेंट दिखते हैं, आपको H दिखेगा और यहाँ पे आपको He दिखेगा। कभी पीरियोडिक टेबल देखना ये लेक्चर पढ़ते टाइम, तो आपको पता चलेगा कि जो पहला रो है, सबसे पहला रो ऐसे सबसे टॉप पे, उसमें आपको सबसे ऊपर एक तो H दिखेगा और दूसरा आपको यहाँ पे He दिखेगा और बीच में पूरा ब्लैंक रहता है ये स्पेस। मतलब बस पहले रो में 2 ही एलिमेंट होते हैं। 2 ही एलिमेंट क्यों हैं? क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन तो हमने भरा था। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था। 1 इलेक्ट्रॉन सपोज़ ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया, अभी हम पहले रो में ही हैं, पहले शेल में ही हैं मतलब, ठीक है? और सेकंड इलेक्ट्रॉन जो हमने भरा वो हीलियम में भर दिया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमने पहले रो में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। पीरियोडिक टेबल को आप साथ में लेके बैठो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले रो में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें नेक्स्ट रो में जाना है। नेक्स्ट रो में मतलब कि ये ऑर्बिट में 2 ही भर सकते थे, तो सही बात है हाइड्रोजन और हीलियम 2 हमने भर दिया। आपको ये तो पता है पीरियोडिक टेबल में जैसे-जैसे हम बढ़ रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर एक रो के अलोंग, तो इलेक्ट्रॉन एक-एक बढ़ते जा रहे हैं। एक-एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, तभी तो वो बढ़ते जाता है। या तो हम का एक-एक प्रोटॉन ऐड करते हैं क्योंकि न्यूट्रल में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, तो एक-एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहा है। हाइड्रोजन को हमने स्टार्ट किया पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन से 1 था। अब हम आ गए नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट कौन-सा है? नंबर 2 का हीलियम। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे कहने का ये मतलब था आप हमेशा ये नोटिस करना कि सबसे ऊपर आपको हाइड्रोजन और हीलियम ही दिखेगा इस रो में। बस 2 एलिमेंट, बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट रो में आते हैं। अब नेक्स्ट रो में आपको दिखेंगे टोटल 8 एलिमेंट। मैं अगर यहाँ पे अच्छे से बनाऊँ, तो आप देख रहे हो कि जैसे ये मैंने गैपिंग बनाया है। यहाँ पे तो 2 एलिमेंट आ जाएँगे, ठीक है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बीच में गैपिंग है और उसके बाद फिर यहाँ पे एलिमेंट आएँगे। 2 उधर भर दिया था एस में, फिर पी में 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले रो में तो बस 2 इलेक्ट्रॉन आए थे। फर्स्ट रो 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि के शेल हमें भरना था सबसे पहले। के शेल भरना था और के में तो 2 ही भर सकते हैं। सेकंड रो में आता है, सेकंड रो में एल शेल भरना है। सेकंड रो में एल शेल भरना है और एल का नंबर होता है 2 और हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 एन स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कितना हम भर सकते हैं? यहाँ पे हम भर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड रो में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एक-एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएँगे मतलब एक-एक एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो बात सही भी है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने भरा पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ, 8वाँ। तो आपकी बात सही हो गई, पहले में हमने 2 भरा था, उसके बाद से हम 8 भर सकते हैं टोटल, तो हम एक रो में ये आपका रो सेकंड हो गया, ये आपका रो 1 था, ऐसे आपको देखना है ये रो है, ऐसे की और कॉलम होते हैं। तो आप रो में देखो, पहले रो में सही बात है हमने 2 ही भरा, सेकंड रो में देखिए 8 भरा है हमने, तो ये बात भी सही हो गई। तो इस तरीके से हमें देखना है, ठीक है? जितने बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी इतने बेसिक से लेके आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ आएगा और स्टार्टिंग में आप पढ़ने जाओगे, तो बहुत कन्फ्यूज़िंग चीज़ लगता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत दिमाग खराब होता है, पर अगर आप बेसिक से समझते हुए चलोगे, पीरियोडिक टेबल को रखो सामने और उसको देखो कि कैसे भर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहे हैं और कैसे उसकी प्लेसमेंट पीरियोडिक टेबल पे हो रही है। आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपके बिल्कुल ऐसे फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। आगे चल के चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बिल्कुल आपको नया वर्ज़न देखने को मिलेगा अगले क्लास में, मतलब नेक्स्ट ईयर 11th क्लास में। तो बेसिक आपका क्लियर होगा तभी वो आप समझ पाओगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तो आपको इसको अप्लाई करने की बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी, हर जगह ही ऑलमोस्ट पड़ेगी, आप खुद सोचो। अगर आपको पीरियोडिक टेबल के एक-एक एलिमेंट की प्लेसमेंट पता चल जाए, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, तो केमिस्ट्री कितनी ईज़ी हो जाएगी आपके लिए। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
ठीक है। तो वापस हम इन एलिमेंट्स पे आते हैं, मैंने बेसिक आपको समझा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही जो थर्ड शेल होगा उसमें मैक्सिमम कितने डाल पाएंगे, 18 डाल पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी थर्ड शेल में हम मैक्सिमम 18 डाल पाएंगे। थर्ड शेल में आप देखोगे कि मैक्सिमम हमें 18 डालना था, ठीक है। तो वो किस तरीके से हम 18 डालेंगे वो हम आपको 11th क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमें बस 20 नंबर तक डील करना है। थर्ड शेल जब हम बढ़ने जाएंगे तो 20 से बढ़ जाएगा, उसके आगे की कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसलिए वो 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 2 को ये देखा कि बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही बढ़ना चाहिए हमें, 2 के बाद 8 बढ़ना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पीरियोडिक टेबल भी फॉलो हो रही है। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन का नंबर है 8, ठीक है। तो आपको पता है कि किस तरीके से हमने भरना था, हमें पहले 2 भरना है फिर 8 भरना है, ठीक है। तो इस 8 को हम ब्रेक कर देते हैं। सबसे पहले तो 2 भरेंगे ही भरेंगे, ठीक है, और 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6 बचा। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया 2 और 6 में। तो अब आप मुझे बताओ कि हम के में क्या लिखेंगे, के के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। और एल के अंदर कितने हो जाएंगे, के अंदर तो हमने 2 भर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन। एल के अंदर कितने भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, एल में 6 हो जाएंगे। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अब कार्बन में देखो, कार्बन में तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर 6 है, तो 6 को क्या हम सीधा 6 के 6 के में भर सकते हैं? नहीं, मैक्सिमम परमिट जो हमें करता है वो तो 2 ही है, तो पहले हम 2 भरेंगे। अब कितने बच गए हमारे पास, 6 में से 4 बच गए, तो 4 जाएगा एल में, 2 जाएगा के में। ऐसे ही देखो अब यहाँ पे जो बात है सोडियम की 11 तक जा चुकी है। सबसे पहले आपको पता है 2 भरना है, उसके बाद मैक्सिमम हम कितने, के में तो 2 याद हो गया, एल में मैक्सिमम कितने थे, 8। एल में मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, 2 और 8 10 ही हुआ, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये एम में जाएगा, ठीक है। तो के में 2, एल में 8, एम में 1। कैल्शियम पे आते हैं, कैल्शियम में क्या सीन है, कैल्शियम में हो क्या रहा है, कैल्शियम में 2 कर दिया, उसके बाद हम 8 भर सकते हैं, 2 और 8 10 हो गए, ठीक है। के एल 10 हो गए, और उसके बाद जो है हम 16 तक, उसके बाद हम 18 तक भर सकते हैं, हम सो सॉरी 18 तक भर सकते हैं। तो क्या हमें इस की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, हम 18 तक भर सकते हैं, 10 हो ही गए, तो हमें 10 ही तो भरना है। मैक्सिमम जितने भर सकते हैं वहाँ तक हमें नहीं भर देना है, हमें बस वहाँ तक भरना है जहाँ तक की रिक्वायरमेंट है। हमें रिक्वायरमेंट थी 10 और की बस, तो हम 10 और डाल देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा के एल एम। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है आपको। अब सपोज़ मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या हुआ आपको अगर ये आ गया तो। सपोज़ आपका सोडियम है, ठीक है? सोडियम आपको किसी ने बोला, सोडियम का कोई एक रिएक्शन आपको जानना है, प्रॉपर्टी के बारे में जानना है आपको, और उसका प्लेसमेंट भी जानना है कि सोडियम कहाँ पे आता होगा पीरियोडिक टेबल पे, मुझे याद नहीं है सपोज़, ठीक है? तो सोडियम कहाँ पे आप प्लेस करोगे? तो सोडियम को हम कैसे लिखेंगे? आपको बस एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 11 नंबर होता है। इसको हम ब्रेक करके कैसे लिखेंगे? 2, 8 और 1, ठीक है? अब फिलिंग करते हैं, भरते हैं इसको। तो 2 मैंने बताया कि आप कैसे-कैसे भर सकते हो। पहला आपने यहाँ पे भरा, H निकल गया, सेकंड आपने हीलियम पे भरा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब आपके ये 2 तो हो गए फिल। अब हमें 8 और भरना है, तो यहाँ पे 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 10th नंबर तक की तो फिलिंग यहाँ पे आ रही है। अब हमें कितना भरना था, 8 भी हमने भर दिया, और ये टोटल जो है 10 हो चुका है। अब हमें बस 1 और भरना है। 10th नंबर की फिलिंग यहाँ तक आई है इसके एंड पॉइंट से, तो 1 और भरना है तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में आएगा। तो हमें पता चल गया कि अच्छा सोडियम तो यहाँ पे आना चाहिए। इसी तरीके से आपको जो भी नंबर मिलेगा एटम का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करो और वहाँ पे लिख दो। इस तरीके से 20 तक के आप भर सकते हो सारे, और आपको अभी बस 20 तक ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब हमने प्लेस कर दिया, प्लेस करते ही हमारा काम बहुत ईज़ी हो गया। एक बार हमें प्लेसमेंट पता है तो हमने आधे से ज़्यादा चीज़ तो उसके बारे में जान ही लिया। प्लेस करते ही हमारा काम कैसे ईज़ी हो गया, Na है, अब हमें पता चल गया कि वो S ब्लॉक का एलिमेंट है। S ब्लॉक का एलिमेंट है तो मतलब क्या होगा, वो मेटल होगा। S ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होते हैं, ठीक है? और वो है फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ये वाला 1 नीचे की ओर ऐसे-ऐसे, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फोर्थ, ऐसे कर के 18th तक जाता है, ठीक है? लास्ट वाला जो ये आएगा, नीचे की ओर बात करें हम ऐसे, वो 18 तक होगा, 18 कॉलम, और ऐसे में रोज़ होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट कॉलम का है, तो फर्स्ट कॉलम का है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम कैसा दिख रहा होगा, सोडियम है तो वो कैसा दिख रहा होगा, बीच में होगा न्यूक्लियस, फिर हमने भरना है 2 इलेक्ट्रॉन,
1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने भर दिया। फिर हमें कितने भरने हैं? 8 और भरने हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 भर दिए, 2 अंदर, 8 बाहर, 10 हो गए। अब हमें एक और शेल की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो और है, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है? तो अब आप खुद सोचो, सोडियम है, सोडियम के लिए क्या ईज़ी होगा? ऑक्टेट रूल याद करो, ऑक्टेट रूल क्या होता था? ऑक्टेट ऑक्टेट रूल ये होता था कि सारे एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है या वो किसी और से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। किसी भी तरीके से करके उसको अपने शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। और हाइड्रोजन, हीलियम की बात करें अगर, तो ड्यूप्लेट रूल होता है क्योंकि आपको पता है पहले शेल में 8 का तो बात ही नहीं होता, पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात होती है। तो उनको या तो 2 कंप्लीट कर लो या बिल्कुल 0 हो जाओ। ठीक है, तो उसके अलावा सब में हम ऑक्टेट रूल की ही बात करते हैं। तो आप देखो सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2, 8, 1। अब आप 2, 8 को भूल जाओ, आपको जो भी केमिस्ट्री में अब मतलब है, आपको इस 1 इलेक्ट्रॉन से मतलब है जो कि आउटर मोस्ट शेल में है। इसको क्या कहते हैं हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी इसकी कितनी होगी? वैलेंसी भी इसकी 1 होगी, 1 होगी। तो सोडियम की वैलेंसी 1 आपको पता चल गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो आप खुद सोचो ऑक्टेट के लिए इसको क्या ईज़ी पड़ेगा? अगर ये इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, क्या 2 ऑप्शंस हैं? या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो क्या बन जाएगा? Na+ बन जाएगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तब जाके 8 होगा इसके पास, ठीक है? 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तब जाके 8 होगा, Na 7- हो जाएगा ये। तो आप खुद बताओ कि इसके लिए क्या ईज़ी होगा? क्या 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ईज़ी होगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना ईज़ी होगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ईज़ी होगा, एनर्जी उसको कम एक्सपेंड करनी पड़ेगी। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर ये अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, आई एम सॉरी, तो Na+ बनेगा। और आपको पता है कि Na+ ही बनता है हमेशा, क्यों? जैसे अगर आपको पता है ये कंपाउंड NaCl, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि Na+ में है, Cl- में है, ठीक है? तो आप खुद बताओ कि सोडियम का ऑक्साइड का फ़ॉर्मूला क्या होगा? आपने कोई फ़ॉर्मूला नहीं रटा, आपने पहली बार आप सुन रहे हो कि अच्छा सोडियम का ऑक्साइड भी बनता है। तो आप कैसे बता सकते हो कि क्या फ़ॉर्मूला होगा? अब आपको पता चल गया यहाँ पे कि क्या फ़ॉर्मूला होगा। कैसे? सोडियम का तो 1 रहेगा, +1, क्योंकि वो लूज़ करेगा, और ऑक्साइड ऑक्सीजन है तो 2 रहता है। तो क्या फ़ॉर्मूला बनेगा? Na2 ऐसे, और यहाँ पे O, Na2O, इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से केमिस्ट्री को देखना है। इस तरीके से अगर आप केमिस्ट्री को देखना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए ये सब बहुत ईज़ी बनेगा। जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, वो आपके लिए बहुत ईज़ी पड़ने वाला है। ठीक है? तो इस तरीके से केमिस्ट्री को देखो, अप्लाई करो, यूज़ करो इस तरीके से केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इम्पोर्टेंट चीज़ है, और चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट जानना यही था। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो, और जो चैप्टर का कंटेंट है वो हम अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया, तो आपको चैप्टर बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। बहुत जल्दी-जल्दी चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में तो केमिस्ट्री से कुछ नहीं है, वो एक स्टेटमेंट्स की लिस्ट है, आपको वो याद करना है। आपको वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी दिख जाएगा, तो उसमें कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। उसके बाद आएँगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इसका भर-भर के यूज़ करेंगे, इसलिए आपके लिए ये समझाना ज़रूरी था। और उसके बाद हम मेटलर्जी यूज़ करेंगे, मेटलर्जी में भी मैं आपको दिखाऊँगा कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे मेटल के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से, मेटल के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? तो टेलीग्राम ग्रुप आप प्लीज़ जॉइन कर लो, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं कर रहे हैं लोग। तो अगर आपके डाउट आएँगे तो हम उसको रिज़ॉल्व नहीं कर पाएँगे। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करोगे तो कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कर सकते हैं वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे। और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है काफ़ी लोगों ने, जो वीडियो देखते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।